हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक और नया दिन और एक और नया आईपीओ आ गया है। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक ऑलरेडी मार्केट में 5 आईपीओ आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में, और उसी के अगले दिन ये एक नया आईपीओ आएगा जो कि छठा आईपीओ होगा 3 दिनों के अंदर ही। तो काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आ गए हैं। अभी ऐसे आईपीओ जब आते हैं, इतने ज़्यादा आईपीओ, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करें, कौन से आईपीओ को अवॉइड करें। तो मैंने ऑलरेडी पाँचों के ऊपर वीडियो डाल दिया है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। ये छठा आईपीओ है और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग आईपीओ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। तो अभी ये आईपीओ शुरू होगा 26 तारीख को, चलेगा 30 तारीख तक, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे है। 1 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी। 2 तारीख के दिन डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और रिफंड का प्रोसेस हो जाएगा। 3 तारीख को लिस्टिंग भी हो जाएगी। 10 रुपये की फेस वैल्यू पर आ रहा है। 105 से 111 का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करना है तो 111 पर ही अप्लाई करेंगे। 135 शेयर्स का एक लॉट बन के आ रहा है। टोटल इशू साइज अगर देखेंगे तो छोटा सा आईपीओ है 200 करोड़ का, जिसमें से 160 करोड़ यानी कि 80% फ्रेश इशू है और 20% ऑफर फॉर सेल है। तो ये अभी तक नंबर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग कोटा की बात करेंगे तो क्यूआईबी को 50% मिला है, रिटेल को 35% और एचएनआई को 15%। रिटेल कैटेगरी में 2 लाख के नीचे की एप्लीकेशन के लिए 13 लॉट आप मैक्सिमम ले सकते हो। जैसे ही 13 लॉट के ऊपर की एप्लीकेशन हो जाएगी वैसे ही आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी दोनों के लिए कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्री आईपीओ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 96.86 का है, लगभग 97% का प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। चलिए बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। बिजनेस अगर देखेंगे तो 1993 से बिजनेस शुरू हुआ है, तो लगभग इस 32 साल हो चुके हैं। और ये लोग करते क्या है, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स के, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड बायोलॉजिकल्स इन इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग ने ये कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर डाले हैं, जिसका 96.5 प्योरिटी है इन 2009 एंड इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर ऑफ पायराजो सल्फ्रॉन इथाइल टेक्निकल विद 97% प्योरिटी। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को नहीं पता होगा कि जब भी एग्रीकल्चर बिजनेस होता है ना, उसका थोड़ा बहुत केमिकल इसमें भी मतलब एक्सपोजर होता है, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर से जो केमिकल निकलते हैं वो केमिकल इंडस्ट्री में भी काम आते हैं। अभी ये लोग की कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग यूनिट है, ऑपरेटिंग फैसिलिटी है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, नाथूपर हरियाणा में 2 है, और उसके बाद एक बरवासनी हरियाणा में एक और एक है। तो हरियाणा में टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और एक जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अभी ये लोग के सेल्स नेटवर्क 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में है, और 169 बिजनेस पार्टनर्स है, जिसमें 5,500 से भी ज़्यादा ये लोग के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और 129 पार्टनर्स 34 कंट्रीज में है वर्ल्ड वाइड, यानी कि ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है 34 कंट्री में। मतलब डेफिनेटली ये लोग ने अच्छा खासा एरिया तो कवर कर लिया है, और डाइवर्सिफाइड कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो है। अब ये लोग का क्या है, कंपनीज फ्लेक्सिबल मल्टीपर्पज फैसिलिटी अलाउज डाइवर्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग अडैप्टिंग टू कस्टमर्स नीड। इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज स्ट्रेंथेन्ड बाय रेगुलेटरी बैरियर्स एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स अप्रूवल्स। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में भी वैसे ही बहुत सारा रेगुलेशंस होते हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी होते हैं, और ये तो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा ना, एग्रो केमिकल या ये सब बिजनेस में तो और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, एक एंट्री बैरियर हो जाता है, तो नया कंपटीशन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली अच्छी बात है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या है, लोग प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हो गया, बायोलॉजिकल्स हो गया। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया, लोग फर्टिलाइजर हो गए, बायोस्टिमुलेंट्स हो गए, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब हो गया। फिर उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन में इंसेक्टिसाइड्स हो गया, फंगिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद बायोलॉजिकल में जो ये लोग के जो क्या कहते हैं, जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं, बायोगोल्ड हो गया, इंडोब्रेजा हो गया, ये सब ये लोग के प्रोडक्ट्स है जो बायोलॉजिकल्स के हिसाब से ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ये लोग का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी के पास 640 एम्प्लॉयज़ थे पिछले साल तक, यानी कि अगस्त 31, 2024 तक। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के लिए डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट अक्रॉस ऑल 3 वर्टिकल्स, एस्टैब्लिश
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड, वो तो डेफिनेटली मानना पड़ेगा, 6000 के लगभग ये लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो डेफिनेटली अच्छा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल तो बिजनेस ठीक ठाक लग रहा है, इतना ज़्यादा भी अट्रैक्टिव नहीं है और इतना ज़्यादा ऐसा इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे तो फुल ईयर और यहाँ पर 3 क्वार्टर का डेटा है, ठीक है। इसको हम लोग 3 में हम लोग मल्टीप्लाई करके 3 को उसके हम लोग एक और एक क्वार्टर का ऐड करके देख लेंगे, 3 क्वार्टर पे डिवाइड करके वैसा हम लोग कर लेंगे। 414 का एसेट्स से 414 करोड़ के बढ़कर 517 करोड़ हो गए, बढ़कर लगभग 550 करोड़ हो गए, अभी 600 करोड़ के एसेट्स हो गए हैं, ठीक है। 90 करोड़ का पहले रेवेन्यू था, फिर 550 करोड़ हुआ और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ 3 करोड़ का जंप है, यानी कि थोड़ा सा ही रेवेन्यू बढ़ा है, जिसको मैं स्टैग्नेंट ही कहूँगा, बिल्कुल भी ग्रोथ कंसिडर नहीं करूँगा। और यहाँ पर 466 करोड़ का है, 3 क्वार्टर में 466 करोड़ करा है, यानी कि एक क्वार्टर में ये लोग ने लगभग 155 करोड़ के आसपास करा है। तो चौथे क्वार्टर के एंड होने तक 600 से 620 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लोग क्लोज कर सकते हैं, जो कि इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट फिर भी ये जो 2023 और 24 के मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ तो दिखेगा। 8-10% का ग्रोथ रहेगा, लेकिन वो डेफिनेटली दिखेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 26.5 करोड़ का प्रॉफिट था, 22.5 करोड़ प्रॉफिट में डिप आया, जबकि रेवेन्यू बढ़ा है बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। यहाँ पर 550 करोड़ की सेल हुई और 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 620 करोड़ के आसपास क्लोज कर सकते हैं, बट अगर देखेंगे तो वही 7 करोड़ के आसपास लेके एक क्वार्टर में निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी 28 करोड़ के आसपास की 28 से 29 करोड़ के आसपास की सेल कर पाएंगे या प्रॉफिट कमा पाएंगे, जिसमें भी रेवेन्यू भी ग्रोथ हो रहा है, फिर भी 29 करोड़ अगर हम लोग सोचेंगे तो सिर्फ 4-4.5%, 5% मैक्सिमम, उससे ऊपर का तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर लग नहीं रहा है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि B2B बिजनेस में ऑपरेट करते तो B2B बिजनेस के हिसाब से 4 से 6% में हमेशा कहता है ठीक ठाक सा नंबर होता है, ठीक है। EBITDA की बात करेंगे तो 47.24 करोड़ का EBITDA था, फिर लगभग 50 करोड़, फिर 55 करोड़, यहाँ पर भी 60 करोड़ के आसपास ये लोग EBITDA क्लोज कर देंगे, ठीक है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 157 करोड़, 180 करोड़, 208 और 216 करोड़, तो रिजर्व्स तो यहाँ पर थोड़े से स्लो बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स अगर देखेंगे तो 101 करोड़, 190 करोड़, यहाँ पर कम हुई, 35 करोड़ की बोरिंग 150 करोड़ पर पहुँचा दी है और वापस 206 करोड़ की बोरिंग्स हुई। तो अगर आप यहाँ से यहाँ में देखोगे तो रिजर्व्स तो सिर्फ 60 करोड़ के बढ़ गए, बट यहाँ से यहाँ में बोरोइंग्स 100 करोड़ के ऊपर बढ़ गई है लगभग, और बोरिंग्स डबल हो गई है। तो बोरोइंग्स यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और उसके वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कम हुआ, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्जिन यहाँ से यहाँ में कम हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बोरोइंग्स भी बढ़ गई होगी, तो डेफिनेटली उसके वजह से कहीं ना कहीं जो एडिशनल आप इंटरेस्ट पे करते हो और बोरोइंग्स के लिए आप पैसे देते हो, तो वो सब में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट गिरा होगा। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है, हम लोग ने एक और एक कंपनी देखा था, ग्लोब सिविल वाला कंपनी थी, जो शायद 400 करोड़ की कंपनी थी। ये एक दूसरी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ 700 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अगेन मैं इसको माइक्रो कैप भी कंसिडर करूँगा। ROE देखेंगे तो एक थोड़ा सा ठीक ठाक सा नंबर है, मतलब एग्रीकल्चर या ये एग्रीकल्चर सेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक सा नंबर है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है और इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के हिसाब से 15 से 17% मैक्सिमम रहता है ROE, तो ये भी उसी के आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ROCE भी 12 के जस्ट नीचे है, तो ठीक ठाक ही है। ROE और ROCE दोनों के ऊपर डेफिनेटली चैनल पर वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर मतलब अच्छे लाइक्स और व्यूज़ भी आए, तो आप वो जाके देख सकते हो, समझ में आएगा कितने अच्छे तरीके से मैं उसको समझाया है और आपको और ROE और ROCE समझने में आसानी होगी, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है, मैं हमेशा कहता हूँ 0.8 के नीचे होना चाहिए और उसके डेफिनेटली नीचे ही है। डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर भी वीडियो आप वो जाके देख सकते हो। पैट मार्जिन जैसा कि मैंने कहा था कि 5.5 के आसपास रहेगा, 5.11 है, बट ये साल का जब डेटा आएगा तो कहीं ना कहीं 5.5 के आसपास या 5 के आसपास मेरे हिसाब से हो जाएगा। EBITDA मार्जिन 10.09 का है। EBITDA मार्जिन अगर इन फ्यूचर थोड़ा ग्रो करेगा तो पैट मार्जिन भी इवेंचुअली ग्रो करेगा। सबसे खास बात यह है प्राइस टू बुक वैल्यू, आप देख सकते हो 1.13, यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का प्राइस ₹1.25 है, मतलब ₹1.13 है और आप उस कंपनी को ₹1 दे रहे हो, तो मतलब क्लोज टू बुक वैल्यू में आप पैसे दे रहे हो कंपनी का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, काफ़ी
रेयरली ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी इतना फेयरली वैल्यूड या इतना अंडर वैल्यूड, मैं तो इसको एक्चुअली अंडर वैल्यूड कहूँगा, 1.13 बहुत ही कम कंपनी का होता है। एग्रीकल्चर कम सेक्टर में मिलेंगी आपको कुछ कुछ कंपनीज मिलेंगी, बट आईपीओ के दौरान इतने सही वैल्यूएशन पे बहुत रेयरली आती कंपनीज। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। प्री आईपीओ ईपीएस की बात करेंगे तो लगभग 6 का था, पोस्ट आईपीओ 4.5 का हो जाएगा। पीई की बात करेंगे तो प्री आईपीओ 19 का था, पोस्ट आईपीओ 24.5 के आसपास हो जाएगा। पीई रेशो और बुक पीबी रेशो दोनों के हिसाब से ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है। इनफैक्ट पीबी रेशो के हिसाब से, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से तो अंडर वैल्यूड लग रहा है, पीई रेशो के हिसाब से फेयरली वैल्यूड लग रहा है। पीई रेशो और पीबी रेशो दोनों के ऊपर चैनल पे वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर आई कार्ड पे आपको वीडियो आती होगी, देख लेना, ठीक है। अभी पैसे क्यों उठा रहे हैं हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पैसे ये लोग को चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, साथ ही साथ रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग अवेल्ड बाय द कंपनी। और दूसरा ये लोग को इन हाउस ड्राई फ्लोएबल प्लांट लगाना है वापस हरियाणा में सोनीपत में, जिसके लिए लोग को केपेक्स के लिए पैसे चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि देखो ठीक है, वर्किंग कैपिटल में आपको पैसे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी कंपनी को चाहिए होती है, लेकिन आप जो पैसे उठा रहे हो उसमें से आप बोरोविंग्स भी कम करने का सोच रहे हो, साथ ही साथ आप एक नया जो एक्सपेंडिचर है कैपेक्स बढ़ाने का सोच रहे हो, जिसमें ऑब्वियसली आपको अभी 160 करोड़ आपके पास आएंगे, जिसमें से लगभग 30-40 करोड़ आपका कैपेक्स में जाएगा, 20-30 करोड़ मान लो आपकी बोरोविंग्स जाएगी। तो यहाँ पर जो 20-30 करोड़ भी अगर जब कम हो जाएगा तो बोरोविंग्स के लिए जो आपका जो इंटरेस्ट जाता है वो और कम जाएगा और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा बढ़ेगा। तो 5.5% के आसपास भी अगर आपका पैट होता है B2B बिजनेस में, वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर होगा, ठीक है। पीयर कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि क्या सीन है इसका। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ईपीएस अगर देखेंगे तो 12 का है, तो ईपीएस कुछ ही कंपनी है जिन लोग का इससे ज़्यादा है, जैसे 44 है बेस्ट एग्रो लाइफ का, 15 है एरिस का और 17 भागीरथ केमिकल्स का, ठीक है। बाकी ये 13 तो ठीक ठाक उसके आसपास में ही है। पीई रेशियो जैसा कि हम लोग ने कहा था कि 24 का है, तो ये उसके आसपास में ही है, फेयरली वैल्यूड कंसिडर करूँगा। और 1.13 अगर हम लोग देखेंगे 1.13 सिर्फ बसंत एग्रो का ही पीबी रेशियो इससे कम होगा, बाकी सबका पीबी रेशियो इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब फेयरली वैल्यूड है, बट सेक्टर के हिसाब से भी और ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर इसके हिसाब से सेक्टर के हिसाब से देखा जाएंगे तो भागीरथ केमिकल्स ही है, उसका सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ओवर वैल्यूड है, बाकी सब ठीक ठाक से वैल्यूड में है। बट जो कंपनी हम लोग इंडो गल्फ की बात कर रहे हैं, ये लोग ने अच्छे खासे वैल्यूएशन पे कंपनी को लेके आया है, जो कि अच्छी बात है। जीएमपी की बात कर लेते हैं, तो अगर जीएमपी की बात करेंगे तो 11 रुपये का जीएमपी दिखा रहा है, जो कि परसेंटेज वाइज 9.91 का है। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस कहीं ना कहीं 122 का हो सकता है, ऐसा ये फिलहाल माना गया है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि जीएमपी को देखते हुए कभी भी हम लोग आप अप्लाई नहीं करना, हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के करना चाहिए कि क्या आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के साथ रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। तो ये तो हो गया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो डेफिनेटली अभी इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं और हमारे पास तो लिमिटेड पैसे हैं, तो क्या हम लोग को इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। देखो आईपीओ तो पैसे तो मतलब लगा सकते हैं, ऐसे कोई बुरी कंपनी तो नहीं है। बट 6 आईपीओ में जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि कल्पत्रु में तो हम लोग बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। ग्लोब सिविल एक अच्छी कंपनी है, एलन अच्छी कंपनी है, ठीक है। एचडीबी फाइनेंशियल्स में ठीक ठाक लगा सकते हैं, बट एचडीबी फाइनेंशियल्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो सकता है। संभव स्टील का वीडियो कल गया था चैनल पे, आप वो भी एक बार देख सकते हो। और ये तो इन चारों में से एचडीबी को भी मैं थोड़ा सा इग्नोर करूँगा, क्योंकि उसके अंदर कैसा है ना कि इतना ओवर सब्सक्रिप्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आपके पैसे ब्लॉक रहेंगे और आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर वो आईपीओ नहीं लगा तो वो पैसे ब्लॉक हो जाएंगे और किधर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे कुछ दिन तक। उससे अच्छा आप शायद संभव में वो पैसे डाल सकते हो, या फिर शायद इसके अंदर डाल सकते हो इंडो गल्फ में, तो एटलीस्ट इसके अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आपको अलॉटमेंट मिले। तो एटलीस्ट क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी बुरी है और हम लोग सिर्फ नाम के लिए पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक है, फाइनेंशियल्स अच्छे ही लग रहे हैं, इतने बुरे नहीं है, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं इसमें भी लिस्टिंग गेन्स आ सकते हैं।
8, 10, 12% आ सकते हैं। अगर एच में मान लो हम लोग ने डाल दिया, वो पैसे 2, 4 दिन के लिए ब्लॉक है, और वो उसमें अगर हम लोग को IPO अगर लगता ही नहीं, लिस्ट अलॉटमेंट अगर होती नहीं है, तो वहाँ पर तो हम लोग का जीरो रिटर्न आ गया 4 दिन पैसे रखने तक। अगर यहाँ पर लिस्टिंग गेंस में मान लो 5% भी आ गया, तो भी आपको तो 5% एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना। तो उस हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आपके पास 2-3 लॉट लगाने के पैसे है, तो जो स्टार्टिंग वाले IPO है उसके अंदर लगा सकते हो। अगर आपके पास 5 लॉट के पैसे है, तो हर एक IPO में, कल्पतरू को छोड़कर हर एक IPO में आप एक लॉट में पैसे लगाने का ये ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो जब भी ऐसे मल्टीपल IPO आते हैं। मैं यूजुअली वैसे ही करता हूँ, ताकि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एनालिसिस। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपको क्या लगता है कि ये IPO में लिस्टिंग गेन्स आएंगे नहीं आएंगे, क्या आप अप्लाई करने का सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, जो कुछ भी सोच रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।